Assalamualaikum grade 10. I am Faiza Nadeem, your English teacher. And Faiza Nadeem, along with everybody who's here under this roof, is wishing and praying and hoping for your safety. Allah Ta'ala आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब रखे, महफूज रखे. Right? I hope that by this time you have prepared your English exam. ठीक है? आज हमारा जो टेस्ट पेपर 2 है वो कंप्राइज कर रहा है 3 यूनिट्स पे. कौन से? फेथफुलनेस, अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स एंड पीस. तमाम के तमाम क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर से रिलेटेड होंगे. उसके अलावा जो आपके क्रिएटिव राइटिंग के क्वेश्चंस हैं, जो आपके ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, जो टेंटेटिवली पेपर में आते हैं, वो भी हम आज कवर करेंगे. राइट? विदाउट फर्दर अडू, लेट्स मूव ऑन टू द बोर्ड. जी बेटा, as you already know that your paper is divided into 2 parts. एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है, एक आपका सब्जेक्टिव होता है. ऑब्जेक्टिव पेपर की ड्यूरेशन होती है 20 मिनट्स और उसके मार्क्स होते हैं 19. सब्जेक्टिव पेपर की ड्यूरेशन होती है 2 hours and 20 minutes और उसके मार्क्स होते हैं 51. ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए जो 19 मिनट्स होते हैं बहुत होते हैं. आपके तमाम के तमाम MCQs होते हैं और आपने सिर्फ करेक्ट आंसर को सर्कल करना होता है और जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बबल होता है उसको बबल शीट पे कलर करना होता है. लेकिन ये याद रखिएगा कि जल्दी जल्दी में 2 बबल्स मत कलर कीजिएगा. क्यों? क्योंकि जब आपका बबल शीट स्कैन होगा तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा. कंप्यूटर है ना, इंसान थोड़ी है. तो बेहतर ये है कि आप अपनी बबल शीट को बहुत सोच समझ के कलर करें. पहले पेपर को पेपर पे अटेम्प्ट करें. जब आप पेपर पे अटेम्प्ट कर लेंगे तो फिर उसको टैली करके बड़े ध्यान से बबल शीट को कलर कीजिएगा. राइट? और बहुत टाइम होता है. डोंट से कि टाइम नहीं होता बेटा. आपने इतनी प्रैक्टिस की है कि इतने टाइम में आप ये काम कर सकते हो. राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द ऑब्जेक्टिव पेपर. हमने इस ऑब्जेक्टिव पेपर को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको एक बहुत क्लियर आइडिया हो कि कितने नंबर ऑफ MCQs कितने टॉपिक्स के अंडर आ सकते हैं. तो जो सबसे पहला हमने टॉपिक कवर किया है वो है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन फिल इन द बबल्स. ठीक है? ये 5 MCQs हैं और इसमें आपने ABCD कोई भी करेक्ट ऑप्शन जो है उसको अपनी बबल शीट पे कलर करना है. सबसे पहला क्वेश्चन है इट डैश टू रेन एन आवर अगो. बिगिन, बिगैन, हैड बिगन और बिगन. It began. सिंपल पास्ट टेंस. जहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस लगता हो वहाँ पे कोई आप अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स ना लगाइएगा. सिंपल पास्ट टेंस यूज कीजिएगा. ठीक है? The sun dashed before we were ready to leave. The sun had not set, did not set, was not set या not set. अब देखो ये जिक्र हो रहा है एक वक्त का जो हम काम करने जा रहे थे उससे पहले गुजरा है. यानी कि आपका इमीडिएट पास्ट, आपके पास्ट टेंस का भी इमीडिएट पास्ट. और वो क्या होता है? वो होता है आपका परफेक्ट टेंस. तो आपकी ऑप्शन ए हैड नॉट सेट इज द करेक्ट आंसर. द अर्थ डैश अराउंड द सन. इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. तो इसमें आपका हमेशा प्रेजेंट टेंस लगेगा और ये क्या होगा आंसर आपका? रिवॉल्व्स. ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर 4 द बुक डैश ऑन टेबल फॉर वीक्स. लाई, has been lying, was lying या lies. कोई काम जो आपने अभी देखा है और आपको ये नहीं पता कि वो कितनी देर से है, आपने एक टेंटेटिव उसको टाइम दिया है, तो उसके लिए आप परफेक्ट टेंस यूज करेंगे has been lying. ठीक है? The meeting dash by the time we gather. End, will have ended या ends. तो इसका आंसर है the meeting will have ended by the time we gather. आपने एक टेंटेटिव फ्यूचर टेंस में जो काम होने वाला है वो डिस्क्राइब किया है. ये तो थे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. जो नेक्स्ट नंबर ऑफ MCQs हैं 4 MCQs वो हैं करेक्ट स्पेलिंग के. अगेन आई विल इंसिस्ट ऑन टेकिंग और गिविंग डिक्टेशंस. ठीक है? ज़रूर अपने तमाम जो सिलेबस की चैप्टर्स हैं उनका डिक्टेशन दो ताकि आपको ये 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएं. ठीक है? सबसे पहला वर्ड है डिस्ट्रक्शन और उसकी करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर डी, DESTRUCTION.
सेकेंड वर्ड आपका शेल्टर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, SHELTER। थर्ड आपका वर्ड है डिमाइज, उसकी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, DEMISE। और फोर्थ आपका ऑप्शन है अप्लॉज और उसकी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, APPLAUSE। जो नेक्स्ट 5 MCQs है वो आपको ये कह रहे हैं कि अंडरलाइन जो वर्ड है उसका आपने करेक्ट मीनिंग बताना है। फ्रेग्रेंस की मीनिंग क्या होगी? सेंट, अडोर, स्मोक या फ्लेम? उसकी मीनिंग होगी सेंट। लुक एट द सेंटेंस, देयर फ्रेग्रेंस इज इमेजरेबल, राइट? तो सेंट इज इमेजरेबल। The word sustenance means investigation, remaining, drink or nourishment. Nourishment, option D is the right answer. I reached a garden and halted to rest. Relieve, went ahead, came back या short break. Short break is the right answer. The villager reached there perspiring from head to toe. Perspiring means happiness, sweating, angry or glittering. Sweating is the right answer. The synonym of solace is anxiety, frustration, comfort or sorrow. And the synonym of solace is comfort, option number C. जो आपके लास्ट MCQs हैं वो ग्रामर बेस्ड है और आपने जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसकी करेक्ट नेचर डिस्क्राइब करनी है कि ग्रामेटिकली वो जो वर्ड है वो किधर फॉल इन करता है। फर्स्ट इज द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। और अंडरलाइन वर्ड क्या है? अंडरलाइन वर्ड आपका नाउन फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, जेरंड फ्रेज है, नहीं वो ए ऑप्शन है, इन्फिनेटिव फ्रेज। डिड यू फाइंड दिस टाइप ऑफ ह्यूमर अम्यूजिंग? और अंडरलाइन वर्ड क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव या जेरंड? और ये है आपका बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ING यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। आई हैव डैश reach the office immediately. I have off, to, off in order. I have to. Option B is the right answer. If I spoke perfect English, I might have a good job. This sentence is a type of condition 1, condition 2, condition 3 and none of the above. Condition 1 वो होती है जो possible condition है, ठीक है। condition 2 वो वाली condition होती है जो अगर आप पीछे जाएं और कुछ बेहतर कर सकते हो तो आप उसको अचीव कर सकते होंगे, दैट कैन बी अचीवेबल। और कंडीशन 3 वो होती है इम्पॉसिबल कंडीशन जो कभी भी अचीवेबल नहीं हो सकती। तो ये बेटा आपकी कंडीशन 2 है, इफ लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर आपने इंग्लिश बोली होती तो आपको शायद जॉब मिल जाती। सो दिस इज कंडीशन 2। बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड द फर्स्ट पीरियड। द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज एन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, रिलेटिव या एडजेक्टिव। ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, इसके आगे आपके पास एक कॉन्जंक्शन लगा हुआ है बिकॉज ये रीजन बता रहा है कि क्योंकि वो लेट था तो क्या हुआ, उसने फर्स्ट पीरियड मिस किया, ठीक है। सो दिस वर द सेट ऑफ MCQs फॉर टुडेज टेस्ट पेपर। लेट्स मूव ऑन टू द सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर का पहला क्वेश्चन और ओवरऑल पेपर का सेकेंड क्वेश्चन वो क्या है? वो ये है कि यू हैव टू give in the answers of any 5 from the given number of questions and the given number of questions are usually 8 marks है इसके 2 for each answer, यानी टोटल 10 मार्क्स आप अर्न कर सकते हैं अगर आपने करेक्ट आंसर दिए हो। तो इसके लिए आपने बड़ी मेहनत करनी है, बड़े ध्यान से आपने आंसर्स लिखने हैं और कंप्लीट आंसर्स लिखने हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की पहली ऑप्शन क्या है? वो ये है, हाउ डज द सीन लुक लाइक व्हेन द विंड इज स्टिल? आंसर इज when the wind is still, skies look bright blue, the gentle breeze blows and eternal stillness prevails. Number 2, what is the wind doing to all man's work? Answer, the wind is raking all man's work from the valleys and vales. 3, if we strive, it is no disgrace. Explain this sentence. Answer, struggle is the soul of life. It makes our life meaningful. Therefore, it is no way a matter of disgrace to strive. Option number 4. How does a book connect the reader and the writer? Answer, by reading a book, reader shares the thoughts and feelings of the writer. Thus, it connects them both. Option number 5. It is a slow food in world given over to fast food. Explain. The modern people getting used to the easily accessible information which is like fast food. Books serve as a slow food for them for their permanent mental nourishment. This was answer of option number 5. Option number 6.
Why did the old man hurl a stone at the camel? Answer. The old man hurled a stone at the camel because it had eaten a few leaves of a tree from his garden. On what condition was the criminal allowed to leave? This is your question number 7. And the answer is the criminal was allowed to leave on the guarantee of Hazrat Abu Zar Ghafari Raziyallahu Ta'ala Anhu. Question number 8. Why were the Sahabas Raziyallahu Ta'ala Anhu worried? And the answer is the Sahabas Raziyallahu Ta'ala Anhu were worried about the fate of Hazrat Abu Zar Ghafari because he was to be killed in case the murderer did not return. 8 के 8 questions और उनके आंसर्स आई हैव गिवन. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपका ट्रांसलेशन होता है जिसमें आपके पास 3 गिवन पैसेजेस होते हैं और उनमें से आपने कोई से भी 2 ट्रांसलेट करने होते हैं. मैं आपको एक सैम्पल ट्रांसलेशन पैराग्राफ रीड करके और उसकी ट्रांसलेशन करके दिखाऊंगी एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. So the passage for today is, literature is the story of humans. It is the record of who we are, where we come from, and where we are going. Books make us travel at large. During our journey, we are connected with humanity. We identify ourselves with the characters we meet and learn whether we love, loathe, fear, or flatter. They help us comprehend our faults and aspirations. They tell us who could we become if we are not careful. Reading provides the deepest connection to the morals that make us human and part of a larger society. And the translation is, अदब इंसानों की कहानी है. ये इस बात का इंदराज करता है कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं. किताबें हमें आज़ादाना सफ़र कराती हैं. अपने सफ़र के दौरान हमारा इंसानियत से ताल्लुक़ कायम हो जाता है. हम अपनी ज़ात को इन किरदारों के साथ जोड़ते हैं जिनसे हम मिलते हैं और हमें पता चलता है कि आया हम मोहब्बत करते हैं, नफ़रत करते हैं, डरते हैं या खुशामद करते हैं. वो हमें हमारी ख्वाबियाँ और तमन्नाएं समझने में मदद देते हैं. वो हमें बताते हैं कि अगर हम मोहतात ना रहे तो क्या बन जाएंगे. मुताला इन इखलाकी रिश्तों के साथ गहरी वाबस्तगी फराहम करता है जो हमें इंसान बनाते हैं और वसी तर माशरे का हिस्सा बनाते हैं. Alright, let's move on to question number 4. And the question number 4 is asking you to either write the summary of the poem or paraphrase the given stanza. We shall do both, right? और the poem हम आज cover कर रहे हैं वो है Peace. So let's do the summary of the poem Peace. This poem, Peace, has been written by Dr. Hartman. In this poem, the poet presents a universal theme that hard time teaches man to value good times. So enjoy peace. We have to experience the storms. The poet has beautifully used the figures of metaphor, personification and imagery in this short poem. अब नीचे मैंने आपको एक कोटेशन दी है, ठीक है. मैंने स्पेसिंग नहीं दी, आपने स्पेसिंग करनी है. आपने एक लाइन छोड़नी है, ये कोटेशन को 2 लाइन्स में मार्कर के साथ लिखना है एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर सेकंड पैराग्राफ, ठीक है. तो द कोटेशन इज, पीस इज द इटर्नल ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट पैराग्राफ. In the first stanza, the wind is presented as a demon, an evil spirit that destroys and demolishes every beautiful and elegant thing. It thunders and roars in anger. After destroying all the wonderful works of man, it flings and sweeps the broken pieces along. This stanza depicts the cruel aspect of the wind, that in its fury it levels everything to the ground, and its havoc is the same everywhere. Again, another quotation. Remember to leave one line before the quotation and one after the quotation, right? And the quotation should be written with blue marker. To recognize the best, you have to see the worst. In the second stanza, the poet narrates the other aspect of wind that is quite contrary to the first one. The poet depicts the graceful and benign nature of wind. Here, the wind has taken the form of gentle breeze. According to the poet, the reality of wind is in its calmness and peace. It imparts a soft sensation to every beautiful thing. It gives life to the birds and humans and brightens the blue sky. When the wind becomes gentle, it proves to be a blessing for the whole universe. The poet concludes that the reality of ruthless wind lies in the peace that is called as eternal peace.
The destruction caused by the wind had now turned unimportant and meaningless because of its serene and calm nature. And you are going to end up your summary with this quotation. Remember to leave a line. Peace is the loveliest of all the blessings that nature bestows upon man. Alright. After this, you have a choice. The stanza for the paraphrasing is as under. The wind is now a roaring monster of destruction, raking all man's work from the valleys, from the values, and sends them spinning, broken, flying. Reference, again, this stanza has been taken from the poem Peace written by the poet Dr. Hartman. This stanza describes the wind as a destructive power which destroys everything. And paraphrasing, in this poem, the poet used the words as a personification. The wind is looking like a monster of destruction. It is thundering and breaking all the things mercilessly into pieces. It is coming from the clouds and moving from the valleys to the vales and throwing man's efforts to ashes. After that, the wind sweeps every broken thing along with it. The wind shatters everything. This stanza depicts the cruel aspect of the wind, that in its fury, it levels everything to the ground, and its havoc is the same everywhere. After this, your question number 5 is basically creative writing, and you have to write on any one of the given topics. This question is carrying 15 marks, and the topics are A True Muslim and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. आपने ये दोनों अच्छे से पक्के से याद कर लेने हैं. ऐसा ना हो कि आप एक ऑप्शन में छोड़ दें और वो आए ना. तो आपने क्रिएटिव राइटिंग अपनी क्लास में की हुई है, इसको अच्छे से पक्की तरह से याद कर लेना है. आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि आपने गिवन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. गिवन 8 सेंटेंसेस हैं, आपने किसी भी 5 को करना है. मैं आपको सारे करके देती हूँ. ठीक है. नंबर 1, द टीचर विल से यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल. जहाँ पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, आपका इनडायरेक्ट स्पीच का वर्ब चेंज नहीं होगा. आपका जो डायरेक्ट स्पीच है वो एज इट इज इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. द टीचर विल से दैट आई हैव डन माई वर्क वेरी वेल. नंबर 2, माई ब्रदर सेड टू मी यू हैव मिस्ड द point completely, and the answer is my brother told me that I had missed the point completely. He said, what do you want me to do? He asked what I had wanted to do. The stranger said, which is the way to the Shalimar Garden? The stranger asked which was the way to the Shalimar Garden. He said to his friend, please lend me your bike for a day. He requested his friends to lend him his bike for a day. She said to them, let us not deceive ourselves. She suggested that they should not deceive themselves. She said, would that my father were alive? She wished that her father had been alive. He said, alas, we cannot defeat our enemy. He exclaimed with sorrow that they could not defeat their enemy. Your question number 7 is asking you to construct sentences of the given pair of words, and you have to use any 5 pair of words in your sentences out of 8. I'm going to give you the sentences of all 8, right? The first is letter. I have written a letter to my friend. ये letter होता है खत. Second is letter. ये letter होता है बाद में. Of wealth and health, the letter is more important. Second pair of word है lesson and lesson. The first lesson of our book is easy. And the second lesson, come karna. Please lessen the speed of the car. Principal and principal. The principal of our college is very kind. Principal, Quaid was a man of principle. Story and story. Story is a कहानी and story जो आपकी बिल्डिंग की stories होती हैं. Story, it is not a true story. Story, we live on the first story of this house. Then vein and vein. Vein का मतलब होता है विकार, और दूसरी vein obviously जो आपकी blood vessel है, जो deoxygenated blood heart को लेके जाती है. तो vein are thirsty. The thirsty crows search for the water everywhere but all in vain. And vein, our body has countless veins. वीक एंड वीक. ए वाला वीक होता है कमजोर, ई वाला वीक होता है हफ्ता. ही इज वेरी वीक इन मैथमेटिक्स. 7 days मेक अ वीक.
सोल एंड सोल, OLE सोल होता है जूते का तला और OUL आपकी रूह. The sole of this shoe is very hard and the other sole we have to work hard to keep our body and soul together. Rain और rain, AIN rain होती है बारिश और EIN rain होती है घोड़े की लगामें. It has been raining since morning and the rain, the horseman pulled the reins of the horse. This was the last question for the day for test paper 2. आई होप आपने मेरे साथ साथ सारा टेस्ट पेपर सॉल्व किया है. आई होप कि आप सेटिस्फाइड होंगे कि आपको ये सारा टेस्ट पेपर आता है. अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, इंग्लिश में फुल मार्क्स लो, क्योंकि हम PGC over here is wishing the best for each and every one of you. Until I meet with you again with the next test paper, Faiza Nadeem is signing off. Keep me in your prayers and remember that all of us are praying for your success. Allah Hafiz.